हेलो फ्रेंड। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो मैं हिंदी भाषा की जो उसके बारे में जानकारी आप लोग को प्रोवाइड कराती हूँ। तो हिंदी हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को हिंदी हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस पूछ लेगा हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस जो होता है वह 10 जनवरी को 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं हम लोग 10 जनवरी को। तो हिंदी भाषा के बारे में हम जानते हैं। तो हिंदी भाषा का जो उल्लेख है राजभाषा के रूप में 343 से 351 आर्टिकल नंबर 343 से 351 में हिंदी को राजभाषा के रूप में उल्लेख किया गया है। हिंदी का विकास कैसे हुआ है तो इसके बारे में जानते हैं। हिंदी जो है हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। तो 3000 जो भाषाएं हैं उनमें से एक हिंदी है। हिंदी आकृति या रूप के आधार पर जो हिंदी होती है वह आकृति या रूप के आधार पर वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी कैसी भाषा होती है तो भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। भारोपी परिवार को और किस नाम से जानते हैं तो इंडो जर्मेनिक, आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार। तो आजकल तो मतलब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो ये पूछ सकता है भारोपी परिवार के अन्य नाम दे करके पूछ सकता है। इंडो जर्मेनिक होता है इसका नाम, आर्य परिवार होता है भारत हित्ती। तो यानी भारोपी परिवार को इंडो जर्मेनिक, आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार भी कहते हैं। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से हैं बताते हैं। तो पहला है भारोपी जो होता है यह 73% यानी सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? भारोपी परिवार की भाषा है। फिर द्रविड़ आता है, उसके बाद आस्ट्रिक आता है, फिर चीनी तिब्बती सबसे छोटा भाषा परिवार है। यानी कि पूछ देगा सबसे बड़ा कौन सा है तो भारोपी परिवार है, और सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है तो चीनी तिब्बती है। भारतीय आर्य भाषा 3 कालों में विभक्त है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में ज़्यादा पूछता है इसके बारे में, तो हम इसके बारे में बताते हैं आप लोग को। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा प्राचीन हिंदी होती है जो 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक का काल है। मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850 ईस्वी तक का, और आधुनिक हिंदी जो है 1850 से अभी तक आधुनिक हिंदी चले। तो आधुनिक हिंदी 3 भागों में विभाजित है। पूछ लेगा कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कितने भागों में विभाजित है तो 3 भागों, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। उसके बाद हिंदी की आदि जननी किसको कहते हैं? हिंदी की आदि जननी है संस्कृत को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आदि जननी संस्कृत को? क्योंकि संस्कृत अनेक भाषाओं से गुजरते हुए हिंदी तक पहुंची है। आइए हिंदी विकास के बारे में हम जानते हैं। ये हिंदी का विकास कैसे होता है। हिंदी जो है का विकास कैसे होता है? पहले संस्कृत थी, उसके बाद संस्कृत से परिवर्तित होते हुए पाली में आती है, पाली के बाद प्राकृत में आती है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश से औहट, औहट से प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। तो जो संस्कृत है वह कैसे परिवर्तित होते हुए देखिए प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी में आती है। इसीलिए संस्कृत को किसकी जननी कहते हैं? संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। उसके बाद अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास कैसे हुआ है तो इसके बारे में बताते हैं। जैसे है सौरसेनी में कौन सी भाषाएं आती हैं तो पश्चिमी हिंदी की जितनी भी भाषाएं आती हैं वह सौरसेनी के अंतर्गत आती हैं। सौरसेनी पश्चिमी हिंदी में 5 भाषाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? कौरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है। पूछ लेगा कि खड़ी बोली को और किस नाम से जानते हैं तो खड़ी बोली को हम कौरवी के नाम से जानते हैं। बांगरू या हरियाणवी, तो बांगरू को हरियाणवी या हरियाणवी को बांगरू, दोनों में से कोई पूछ लेगा तो बांगरू को हरियाणवी या हरियाणवी को बांगरू कहते हैं। ब्रज भाषा बुंदेली और कन्नौजी यानी कि 5 भाषाएँ जो हैं यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ये भी पूछ सकते
सकता है कि जो खड़ी बोली या कौरवी जो है यह किस मतलब सौर श्रेणी की भाषा है, जैसे किसकी मतलब कि परिवार की भाषा है, तो सौर श्रेणी परिवार की भाषा है, ऐसे पूछ लेते हैं। उसके बाद राजस्थानी में कौन कौन सी 4 भाषाएं आती हैं? मारवाड़ी आती है, जयपुरी को ढूढ़ारी भी कहते हैं, तो जयपुरी या ढूढ़ारी, फिर मेवाती आती है, उसके बाद मालवी आती है। ये चार भाषाएं जो होती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी को ढूढ़ारी भी कहते हैं, मेवाती, मालवी, ये सभी राजस्थानी। उसके बाद गुजराती भाषा। अर्धमागधी जो होती है पूर्वी हिंदी में जितनी भाषाएं पूर्वी हिंदी में आएंगी वो सारी अर्धमागधी भाषा कहलाएंगी, जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ऑप्शन दे करके पूछ लेता है कि पूर्वी हिंदी की कौन सी भाषा है, कुछ इसमें पश्चिमी हिंदी की भाषा डाल देगा। तो हम लोग 3 भाषाएं होती हैं पूर्वी हिंदी में, कौन कौन सी होती है? एक होती अवधी होती है, दूसरा बघेली होता है और तीसरा छत्तीसगढ़ होता है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये 3 भाषाएं होती हैं पूर्वी हिंदी में, और पश्चिमी हिंदी में 5 भाषाएं होती हैं। पश्चिमी हिंदी में 5 भाषाएं होती हैं और ये किसके अंतर्गत आता है? वह सौर श्रेणी के अंतर्गत आता है। और पूर्वी हिंदी जो होता है अर्धमागधी के अंतर्गत आता है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछता है, पूर्वी और पश्चिमी हिंदी के बारे में। तो फिर मागधी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? 4, बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, 4 भाषाएं मागधी के अंतर्गत आती हैं। खस में पहाड़ी आता है, पहाड़ी भाषा पूछ लेगा किसके अंतर्गत आता है? खस के अंतर्गत आता है। ब्रांचड़ में कौन सी भाषाएं आती हैं? ब्रांचड़ में पंजाबी और सिंधी भाषा आती है। उसके बाद महाराष्ट्री में मराठी भाषाएं आती हैं। अवहट्ट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है, इसलिए अपभ्रंश या परिवर्तित अपभ्रंश कहते हैं। अवहट्ट जो होता है वह अपभ्रंश का अपरिवर्तित या विकृत रूप है, इसलिए अपभ्रंश या परिवर्तित अपभ्रंश किसको कहते हैं? अवहट्ट को। तो पूछ सकता है कि अपभ्रंश का अपभ्रंश या परिवर्तित अपभ्रंश किसे कहते हैं? तो अवहट्ट को कहते हैं। किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो अपभ्रंश के वाल्मीकि के रूप में स्वयं शंभु को जाना जाता है। कौन प्राकृत की तुलना में अपनी भाषा को मधुरतम बताते हैं? तो प्राकृत की तुलना में अपनी भाषा को मधुरतम जो है विद्यापति बताते हैं। विद्यापति जो हैं यह प्राकृत की तुलना में अपनी भाषा को मधुरतम बताते हैं। हिंदी का आदिकाल और किस नाम से जाना जाता है? मतलब कि हिंदी के आदिकाल को और किस नाम से जानते हैं? तो हिंदी के आदिकाल को हिंदी भाषा का शिशुकाल कहा जाता है। हिंदी में 5 उपभाषाएं आती हैं और 17 बोलियां। हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं? 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां आती हैं। बंगाल में कृष्ण कवियों द्वारा प्रचलित भाषा को क्या कहते हैं? बंगाल में कृष्ण कवियों द्वारा प्रचलित भाषा को ब्रजबुली कहा जाता है। बंगाल में सूफियों द्वारा प्रचलित भाषा को क्या कहते हैं? तो गोहयारी या गोहारी कहते हैं। सूरदास को क्या कहा जाता है? ये बहुत पूछता है। तो सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। तो जो हम लोग पढ़े हैं इसको आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 3 भागों में जो विभक्त हुआ है, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। तो इसके बारे में जानते हैं। तो प्राचीन हिंदी जो होता है इसको क्या कहते हैं? प्राचीन हिंदी को आरंभिक हिंदी या आदिकालीन हिंदी कहते हैं। हिंदी दोनों नामों से जानते हैं। आरंभिक या पूछ लेगा कि प्राचीन हिंदी का और क्या नाम है? तो प्राचीन हिंदी में को हम आरंभिक हिंदी या आदिकालीन हिंदी के नाम से जानते हैं। हिंदी का आदिकाल, हिंदी भाषा का शिशुकाल। ये जो आदिकाल इसी को कहते हैं, प्राचीन हिंदी को ही, तो इसी को शिशुकाल भी कहा जाता है। तो हिंदी का आदिकाल किसको कहते? हिंदी का आदिकाल हिंदी भाषा का शिशुकाल कहलाता है। हिंदी का विकास कैसे हुआ है? हिंदी का विकास सिंधु नदी जो थी उसके बाद हिंदू, फिर हिंद प्लस ई से हिंदी बन गया है। हिंदी मूलतः फारसी का, न कि हिंदी का। मतलब कि जो हिंदी है वह फारसी भाषा का शब्द होता है। बहुत लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी जो है मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी में कितनी उपभाषाएं आती हैं? तो हिंदी में 5 उपभाषाएं प्लस 17 बोलियां होती हैं। 5 उपभाषा हिंदी में पूछ लेगा कि 5 कितनी उपभाषाएं होती हैं? तो 5 उपभाषाएं होती हैं। हिंदी में 5 उपभाषाएं होती हैं प्लस 17 बोलियां होती हैं।
ब्रज भाषा का प्रद्युम्न चरित पूछ लेगा कि प्रद्युम्न चरित किसके द्वारा लिखा गया है और किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा में। यह सुधीर अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। तो ब्रज भाषा का प्रद्युम्न चरित सुधीर अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। अवधि की पहली कृति मुल्ला दाऊद की चंदायन या लोकरहा। अवधि की पहली कृति किसको मानी जाती है, तो ये होती है चंदायन या लोकरहा को अवधि की पहली कृति। तो पूछ सकता है कि अवधि की पहली कृति कौन सी है, तो चंदायन या लोकरहा है। या चंदायन या लोकरहा के लेखक कौन है, तो मुल्ला दाऊद हैं। उसके बाद आता है सेकंड मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी में इस काल में जो खड़ी बोली का केंद्र था वह उत्तर से बदलकर दक्कन हो गया था। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत। तो इसको सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। अब इसी मध्यकालीन में ही बहुत से संप्रदाय हैं जिनके संस्थापकों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पुष्टि मार्ग के जो संस्थापक थे या शुद्धाद्वैत संप्रदाय के संस्थापक थे, ये बहुत पूछ लेता है। तो ये सूरदास और नंददास। सूरदास ने सूरसागर की रचना की थी। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो श्री भट्ट, यानी कि निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना जो किए थे वो थे श्री भट्ट। चैतन्य संप्रदाय के गदाधर भट्ट जो थे, यह इन्होंने चैतन्य संप्रदाय की स्थापना की थी। राधा बल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश राधा बल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे, ये पूछ सकता है। तो हित हरिवंश श्री कृष्ण की बांसुरी के अवतार भी, इनका उपनाम हित हरिवंश का उपनाम क्या है, श्री कृष्ण की बांसुरी का अवतार। पूछ सकता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी के अवतार किसको कहते हैं, तो हित हरिवंश को कहते हैं। इसमें रीतिबद्ध कवियों के नाम दे करके पूछ लेता है कि कौन रीतिबद्ध कवि हैं। तो आप लोग याद कर लीजिए कि रीतिबद्ध कौन से कवि जो हैं रीतिबद्ध में आते हैं। तो केशवदास, मतीराम, बिहारी, पद्माकर, भिखारी और सेनापति, ये सभी रीतिबद्ध हैं। तो एक बार और देखते हैं इसको। केशवदास हैं, मतीराम हैं, बिहारी हैं, पद्माकर हैं, भिखारी दास हैं और सेनापति, ये सभी रीतिबद्ध कवि आते हैं, रीतिबद्ध। और रीतिमुक्त कवि कौन है, ये हैं घनानंद हैं, आलम, बोधा। ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें पूछ लेता है रीतिबद्ध कौन है या रीतिमुक्त कवि कौन है, तो ये सब पूछ लेता है। उसके बाद अवधि कवियों के नाम भी पूछ लेता है। तो अवधि कवि में कौन कौन से आते हैं, जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। ये हैं तुलसीदास भी अवधि के हैं, और तुलसीदास भी अवधि भाषा के हैं। और जो संध्याकर नंदी हैं ये पूछ लेगा, ये अवधि के नहीं हैं, इन्होंने रामचरित की रचना की। पूछ लेगा रामचरित मानस, तो ये तुलसीदास है और रामचरित की रचना संध्याकर नंदी ने की थी। आधुनिक हिंदी जो आती है, इस काल में खड़ी बोली साहित्य की प्रमुख भाषा बन गई थी। तो आधुनिक हिंदी काल में जो है खड़ी बोली साहित्य की प्रमुख भाषा बन गई थी। इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान। ये सभी जो है आधुनिक हिंदी काल में ही इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान। भारतेंदु युग पूछ सकता है कि कब से कब तक चला। तो भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग कहा जाता है। उसके बाद आता है द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी के काल को द्विवेदी युग कहते हैं। इसमें कौन कौन से लेखक आते हैं, तो ये पूछ सकता है। तो इसमें जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी तक के काल को द्विवेदी युग कहते हैं। और 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। और जो पूछ सकता है कि जो द्विवेदी युग में कौन कौन से लेखक आते हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास आते हैं। फिर आता है छायावाद युग 1918 से 1936 ईस्वी तक के काल को क्या कहते हैं, छायावाद युग कहते हैं। पूछ सकता है कि छायावाद युग में जो कौन कौन से लेखक आते हैं, तो इसमें प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा और राजकुमार वर्मा, तो ये मतलब कि मेन हैं जो छायावाद युग में आते हैं। छायावाद युग को साहित्यिक खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि साहित्यिक
किस युग को साहित्यिक खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग कहते हैं? तो छायावाद युग को कहते हैं। सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने मध्य देश के लिए हिंदी भाषा शब्द का प्रयोग किया था। तो पूछ सकता है कि सर्वप्रथम किसने हिंदी भाषा शब्द का प्रयोग किया था? तो अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा शब्द का प्रयोग किया था। देश का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? देश का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय आगरा में स्थित है। विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार कहाँ हुआ था? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी को विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। 10 जनवरी को हुआ था स्टार्ट, तो इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को मनाया जाता है। उस समय जब प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उस समय जो अध्यक्ष थे वह थे शिव सागर राम गुलाम, और उद्घाटन कौन किया था? तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया था। तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया होगा, भारत का भाषा का विकास या भाषा के बारे में। तो